वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिताकार आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। आप इन गलतियों को ना दोहराना यदि आप वर्ग 1, वर्ग 2 या प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो 5 गलतियां होती हैं ये अधिकतर विद्यार्थियों को तब पता चलती हैं जब उनका रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम का और उन्हें पता चलता है कि वो फेल हो गए हैं, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। तब जा कर के वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर मानते हैं कि हमने ये गलती करी है। अभी तक भाई कोई सा भी एग्ज़ाम हो ना, इन चीज़ों की वजह से लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। और अब आपको पता है भाई वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 ही क्यों ना हो, नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा आपको मतलब चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में। तैयारी करने के तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे अलग तरीके वाले। उस पर रणनीतियाँ मैं बहुत सारी ला रहा हूँ और मैंने अपलोडेड भी कर रखी हैं। आप लोग देखो ना वहाँ से आपके काम का क्या है, आप लोग वहाँ से समझो। अब देखो पहला पॉइंट यदि हम बात करें, पहला पॉइंट आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस किसके लिए है? उनके लिए है जिन्होंने अच्छे खासी तैयारी कर ली है, एनसीईआरटी निपटा दी है, 1-2 और एक्स्ट्रा बुक लगा दी हैं, ठीक ठाक उनका लेवल चल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस उनको डुबाएगा कहाँ पे? जब एग्ज़ाम देंगे तब उन्हें लग रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से निकाल लेंगे। ये मानो इनका तो एग्ज़ाम भी नहीं निकलने वाला। अभी भले ही कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत गंदी चीज़ है। ये मान के चलो इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये आपके कॉम्पिटिटर है ही नहीं है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस को हम एक तरीके बोले घमंड बोल सकते हैं यहाँ पे हम, कि भाई मुझे तो ये सब कुछ आता है, ये आता है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन घुमा के बनाएंगे, क्या पता कि आपका दिमाग उस टाइम पे काम ना करे। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। जो थ्योरी से जो आपने पढ़ रखा है उसी में से क्वेश्चंस पूछा जाता है और वहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आंसर टिक लगा रहे होते हैं, तब वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ पाती है। ऐसा अक्सर होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हमें बहुत कुछ आता है। ये मान के चलें कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, जो भी अभी समय बचा है। दूसरी बात है सही लोगों की बातें ना मानना। ये भी एक बहुत ही बड़ा विषय बन गया है। हम हर किसी की बातों को मान लेते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी वीडियो उनकी देखो, क्या पता कि कोई अच्छी रणनीति वहाँ से हमें देखने को मिल जाए। लेकिन कोशिश करो कि जो आपको सही तरीका बता रहा है उसकी बात आप मानो। और थर्ड बात हम बात करेंगे सही रणनीति का ना अपनाना। अधिकतर विद्यार्थी तैयारी तो करते हैं, वो एक छोटी छोटी बुक के पीछे भागते हैं। मैंने कई बार बोला है कि एनसीईआरटी आपको करनी है, मैं सिलेबस को 2-3 बार और बता दूंगा। वहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कक्षा 6 से कक्षा 10 की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, भले ही डिफ़िकल्टी लेवल उनका ज़्यादा होगा। भाई पिछली बार भी लिखा था कि हायर सेकेंडरी लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। आप क्वेश्चंस को देख लो, कुछ क्वेश्चंस हायर सेकेंडरी लेवल के थे। मैं मैथ की बात करूँ या साइंस की बात है, किसी की भी बात करूँ, तो क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान थे। ऐसा लग रहा था कि 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी में से उठा के दे दिए हों। आप उन्हें ऑब्जर्व करो, परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है। आप दोनों सिलेबस को देखो, आप पुराने वाले सिलेबस को भी देख लो, आप नए वाले सिलेबस को भी देख लो। परिवर्तन नहीं किया। मैथ में टिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, बाकी एनसीईआरटी आधारित दिया है। किसी भी विषय में आप देख लो, वही चीज़ें आपको दी हैं जो पहले सिलेबस में थीं। तो पेपर भी आपका पहले की तरह आएगा और हो सकता है कि थोड़ा आसान बनाएं इस बार। नेगेटिव मार्किंग जो है, हो सकता है कि भाई जब भी पेपर का देखो, जब पैटर्न बदलता है तो पेपर को आसान बनाना पड़ता है। खासकर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर आसान आएगा, लेकिन क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस वगैरह भी करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, दूसरों को दोष ना दें। हर चीज़ में हम दूसरों को दोष देते हैं। अब जैसे कि मान के चलो कि मैं आपको बताता हूँ, कल 2 या 3 बच्चे कोई विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने कमेंट करी
मेरे नंबर को लेके कमेंट करते हैं। उनके लिए मुद्दा पता है क्या बना हुआ है, मेरे नंबर कितने हैं, ये मुद्दा बना हुआ है, ना कि ये कि इन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे इतने नंबर लाए, ये मुद्दा नहीं है उनके लिए। कभी 120 नंबर, कभी 119 नंबर, कभी 118.99 अंक, कभी 117 अंक, इस पर लड़ते रहते हैं वो लोग। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि सामने वाला इतने नंबर लेके आया है, कैसे लेके आया है, वो कुछ बता रहा है, उससे हम कुछ सीख लें, जो हमारे काम का है वो सीख लें, बस यही। मतलब लोगों को इतनी ईर्ष्या होती है कि भाई क्या ही कहो। हालांकि हम उनका कुछ कर नहीं सकते, वो तो सिलेक्शन की रेस से भी बाहर रहते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। भाई सामने वाला नंबर लेके आया, मैं तो कहता हूँ कि सब लोग नंबर लेके आओ, बराबर आप बताना। भाई आपने मेहनत करी है, आप मतलब किसी को गर्व से कह सकते हो ना कि भाई मैंने मेहनत करी है, मेरे नंबर आए हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि मैं अपने नंबर शो करता हूँ, मैं हर बार शो करूँगा, आगे भी शो करूँगा, ठीक है। ये नेगेटिव लोगों को जवाब दे रहा हूँ मैं। पॉजिटिव जो भी लोग हैं तो वो तो मोटिवेशन ही ले रहे होंगे कि अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे कि इनके कैसे नंबर आए हैं, जानने की, क्या पढ़ा है, सारी चीज़ें। लेकिन उन लोगों का क्या किया जा सकता है, गलत मुद्दा बना रखा है उन लोगों ने। उनको सुझाव है कि आप लोग ना 120 नंबर ना देखें मेरे कैसे आए हैं, ये देखें कि वो आए कैसे हैं, मैंने कैसे पढ़ा होगा, क्या मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई होंगी, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे लोगों को दोष ना दें, ठीक है। ये आप अपने आप पे थोड़ा सा देखें कि आप कहाँ पर हैं, सामने वाला कहाँ पर है, क्योंकि हमें अपने आप को मैनेज करना है, हमें खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जितना हमें कहीं से भी सीखने को मिल रहा है, हमें सीखना पड़ेगा भाई। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी अपनाना। इसके बाद 5th वाला पॉइंट लास्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट आपको इतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे जिनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। अभी से लगाओ, छोटे छोटे मॉक लगाओ। अभी फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाएगा। छोटे छोटे मॉक लगाते रहो, धीरे धीरे 15-20 दिन के अंतराल पे एक फुल लेंथ भी लगा लिया करो, ताकि आइडिया हो जाए। पार्टी के मॉक लगाओ, फिर FLT लगाओ। तो यदि मैं सही तरीके में आपको बताऊं तो मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है इस बार। कितना भी पढ़ लो आप, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, सिलेक्शन के दायरे से 100% बाहर रहोगे, ये 100% कन्फर्म है। तो ये आप ना इग्नोर मत करना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं लगाते, भाई मत लगाओ, मेरे मॉक टेस्ट नहीं लगाना, मेरी एप्लीकेशन के नहीं लगाना, किसी और प्लेटफॉर्म के लगाओ, लेकिन आप लगाओ जरूर, इन्हें इग्नोर मत करो। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं लेना मत लो, जिसका लगाना उसका लगाओ, लेकिन ये आपकी रणनीति का अभिन्न अंग होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। खासकर इस बार पहले मान लो यदि केवल ये पात्रता परीक्षा होती, नेगेटिव मार्किंग ना होती, 75 अंक लाने होते, तो मैं कहता कि आप मॉक ना लगाओगे तब भी चल जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे। कुछ तुक्का सही बैठ जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्या अप्रोच है वो आप बना पाओगे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, किसको मुझे टच भी नहीं करना है। ये साइकोलॉजी आपकी आएगी मॉक टेस्ट लगाने से। तो आप लोग ये मॉक टेस्ट लगाइए, जहाँ से भी लगाना है। मेरे लगाना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस क्लासेस, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना भाई। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना, थोड़ा सा आप घमंडी टाइप में मत बनना कि हम सब कर लेंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, कंपटीशन का ज़माना है, मेहनत लगती है। लाखों लोग पेपर देने जाते हैं, उन्होंने कितना पढ़ा वो ज़रूरी नहीं है, आपने क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा है कितना इफ़ेक्टिव तरीके में पढ़ा है, आपको जो रणनीतियाँ बताई गई हैं वो आपने कितनी अपनाई हैं। मैं जो चीज़ें बताता हूँ उन्हें पक्का विश्वास है कि भाई बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे से उनको अपना रहे होंगे, उनको मान के चल रहे होंगे। और बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, भूल जाते होंगे। भाई मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो मैंने अपनाई हैं तब बोल रहा हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे आप जाके देख लो, और भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। बस वो बोल लेते हैं, उनकी तह में नहीं जा पाते, सतह में नहीं जा पाते। तो ये मैंने ये वाले पॉइंट्स आपके लिए नोट कर रखे थे, ताकि आपको मैं बता पाऊँ और आपको सीखें। केवल और केवल तैयारी करने से सिलेक्शन होता, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत गहरी बात है, सच बताऊँ,
तो लाखों बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे होंगे अभी भी वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए अभी भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन गलत तरीके में मेहनत कर रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, उनको दिशा पता ही नहीं है, उन्हें सही तरीका। और एक और बात, अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इतने मॉक लगा लेंगे, हम 5000 क्वेश्चंस रेडी कर लेंगे। एक दोस्त की कहानी बताता हूँ मैं आपको। मैं जब पेपर देने गया था वहाँ पे एग्ज़ाम में, मतलब लगभग साथ में तो तैयारी नहीं करी, वो इंदौर में था, मैं यहाँ पे था। मेरे तैयारी करने के तरीके अलग थे, उसके केवल थे। एक बुक लेके आया था, इसमें सारे विषय दिए थे, 2-3 बार उसने पढ़ ली थी उस बुक को। मेरे तरीके क्या थे, मुझे एनसीईआरटी वगैरह करनी थी, ईवीएस रही थी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में भी जियोग्राफी वगैरह पढ़ रखी थी, साइंस के कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे थे जो थीम पर आधारित थे, अपनी 6 थीम पर। तो ईवीएस मैंने ऐसे कवर कर रखी थी। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट भी पढ़ा हुआ था, मैं अलग तरीके में मैंने बताया भी था कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ ले तो अच्छा हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, और मैंने जो पेपर होने से मतलब पेपर होने से 4-5 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाली भी थी कि मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, कैसे तैयारी कर रहा हूँ। मात्र उस वीडियो को पता है 400 या 500 लोगों ने देखा होगा मुश्किल से। उस वीडियो पे व्यू पता है कब बढ़े, जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए, उसके बाद लोगों ने देखा। तो लोग गलत समय पे चीज़ों को अपनाते हैं, सीख रहे हैं। चलो ठीक है, अब वो वीडियो हेल्प करेगी उनको कि कैसे इन्होंने पढ़ा। मैंने 18-19 मिनट की वीडियो डाल रखी थी, लेकिन देखो आप, ठीक है, पहुंच भी नहीं होती, उस टाइम पे पहुंच भी नहीं थी, लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही थी, नहीं तो देखते वो लोग। कोई बात नहीं है, कम से कम अब आपके पास मेरी बातें पहुंच रही हैं, तो आप यहाँ से सीखो। तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरे नंबर आए थे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे आए थे मेरे 117 नंबर। आपको मैं बता देता हूँ, 117 नंबर मैंने जब दिया तो वहाँ पे आए, लैब में मेरे ही सबसे ज़्यादा नंबर थे। मैं शिफ्ट में देखा जाए तो शिफ्ट में भी मैं ही टॉपर था। मैंने और भी एनालिसिस देखे थे तो नंबर थे नहीं उस दिन, क्योंकि पेपर में खासकर जो ईवीएस आई थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी। वो आउट ऑफ सिलेबस ही मान के चलो आप, कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जीके पर आधारित थे। डेट्स पूछी गई थी, बहुत हाई लेवल के पूछे गए थे। इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई नासा के बारे में, तो नासा के बारे में पूछ रहे हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट नासा का कौन था, कब बना था, ऐसे ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस पूछे गए थे। कभी चाइना की स्पेस एजेंसी के बारे में पूछते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, ईयर बता, मतलब ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको हम पढ़ते भी नहीं हैं, सोच भी नहीं पा रहे थे। तो उस दिन मेरे 117 नंबर आए। तो उसने दोस्त को मैंने बताया, उसने बोला कि यार तुम्हारे 117 नंबर आए हैं तो मेरे भी 110-12 के समथिंग आ जाएंगे। उसने मॉक वगैरह नहीं लगाए थे। मैंने मॉक कम से कम बहुत, मतलब सच बताऊं तो फुल लेंथ टेस्ट मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाए थे, जहाँ से भी मिल रहे थे। कम से कम मेरे FLTs में देखूं तो 40 से 50 के समथिंग मेरे फुल लेंथ टेस्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं। और छोटे छोटे मॉक को भी यदि मैं काउंट कर लूँ तो मेरे 400+ मॉक टेस्ट हो गए होंगे। एक प्लेटफॉर्म पे तो इतने मिलते नहीं। ये 400+ मॉक ने मुझे हर जगह हेल्प करी है। अब मैं कभी भी एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे ये मॉक हेल्प करेंगे। अभी भी मैं मॉक लगा रहा हूँ भाई, अभी भी मैं मॉक लगा रहा हूँ, अभी भी रुका नहीं हूँ। वर्ग 2 के नहीं लगा रहा मैं, और भी एग्जाम्स मुझे देना है, मैं उनके लगा रहा हूँ। और आपके लिए तो हम कंटेंट पे काम ही कर रहे हैं, वर्ग 2 के हम बना ही रहे हैं अच्छे लेवल का। तो अभी भी मैं मॉक लगा रहा हूँ। 3 घंटे का मॉक होता है, केबी का लगा रहा हूँ खासकर, तो मैं अभी 3 घंटे का मॉक होता है। बराबर 3 घंटे तक कब निकल जाते हैं, 6 घंटे एनालिसिस, गूगल पे सर्च करना, गूगल पे थ्योरी पढ़ना, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन समय मेरा बिल्कुल मैं सही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, धीरे धीरे होते हैं वो, एकदम से तो कोई भगवान है नहीं जो सब कुछ अच्छा चले। ठीक है, गलतियां हम करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कि हम सुधार करें। तो 117 नंबर आए तो उसने गलत फहमी कर ली कि भाई मेरे भी आ जाएंगे। भाई आपका पढ़ने का तरीका क्या रहा, मेरा पढ़ने का तरीका अलग क्या रहा, मैंने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने कितने मॉक लगाए, मैंने कितने मॉक लगाए, तरीका क्या रहा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं, यदि आप सही तरीके में पढ़ रहे हो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा भाई। डीमोटिवेशन सच बता रहा हूँ बहुत होता है जब हम तैयारी करते हैं ना, हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हम अपने आप में तैयारी कर रहे होते हैं, एक डीमोटिवेशन ये बना रहता। अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं केबी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मेरे TGT में ज़्यादा नंबर नहीं खिंच पा रहा है।
टीजीटी में ये मान के चलो मैं 120 के आसपास रह जा रहा हूँ मुश्किल से, 180 नंबर में से, जो कि बहुत कम नंबर हैं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट जो मैथ होता है ना, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मिनट का 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 क्वेश्चन में से टाइम को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और पेपर का टाइम देख लो आप, अभी सिलेबस चेंज किया है और 2 महीने बाद पेपर है, लेकिन सभी के लिए चेंज हुआ है। जो भी होगा हम मेहनत करेंगे, पेपर देंगे, क्या पता कि कब कहाँ क्या हो जाए। पीआरटी का दे रहे हैं, पीआरटी में मॉक में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, 140 प्लस फिर भी रह रहे हैं, बढ़िया रैंक भी उसमें ठीक ठाक चल रही है अपनी। तो टीजीटी का भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगा रहा हूँ, जहाँ से मिलते हैं भाई मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके के मौका हमें लगाते रहना, केवल सिलेबस पे स्टिक रहना ये मूर्खता। एक और बात मैं बताना भूल गया, 6 पॉइंट कर लेना, सिलेबस पे स्टिक रहना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन टोटली इसको ही सब कुछ मान लेना, खासकर मध्य प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स में, ये मूर्खता है। आप पिछले साल के पेपर को देख लो भाई, मिला लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस से नहीं आई, और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई भी रख लिया, किसी क्वेश्चंस को इतना आसान पूछ लिया कि भाई पूछो मत, हद होती है उसकी। पूछे जाएंगे, अभी भी जो पेपर आएगा ना बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहेगा, वैसा का वैसा पूछा जाएगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा बस, कुछ अंतर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का अंतर है। इसलिए पिछले साल के पेपर को देख लेना, अच्छे से कर लेना। जरूरी नहीं कि उनमें से क्वेश्चन आए, मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि एक क्वेश्चन उनमें से नहीं आएगा, लेकिन उनको करना, उनको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी यही करते हैं कि क्या करेंगे पिछले साल के पेपर को देख करके, उनमें से तो कुछ आना नहीं है भाई। आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद में मेरे 117 नंबर वहाँ पर आए। उसके बाद में जो मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 120 नंबर थे, जो प्रोपोर्शनेट नंबर होते हैं, एक नॉर्मलाइज नंबर होते हैं, 120 नंबर थे। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू 1 नंबर मेरा कम हुआ, 118.99 अंक मेरे बचे, यानी 119 अंक आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर बदलते रहते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको नंबर पे नहीं लड़ना। नंबर मैंने कई बार अपनी मार्कशीट बताई हुई है, 2-3 बार और बता दूंगा, शांति मिल जाएगी आपको, तसल्ली मिल जाएगी। भाई ये सीखो कि सामने वाले ने कैसे पढ़ा है, वो क्या चीज़ें आपको बता रहा है। इन टॉपिक पे मैं चाहूँ तो कुछ लोगों को मेरी ये बातें बकवास लग रही होंगी, जिनको सच बता रहा हूँ, जिनको ये बातें बकवास लग रही हैं ना, आप ना सिलेक्शन से भाग रहे हो। आपको लगता है केवल पढ़ने के दम पे सिलेक्शन होता है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। पढ़ने के दम पे सिलेक्शन होता ना, बताया ना कि लाखों लोग पढ़ रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट तरीका नहीं अपना रहे, वो केवल मेहनत कर रहे हैं, बुक्स को पढ़े जा रहे हैं, कई बार पढ़ रहे हैं एक बुक को कई बार। एक और गलत रणनीति चलती कि एक बुक 50 बुक मत पढ़ो, एक बुक पढ़ो लेकिन बहुत कई बार पढ़ो। अरे भाई क्या पता कि उस बुक में से कुछ आना ही ना हो, गलत राइटर की आप बुक पढ़ रहे हो और फिर कह रहे हैं कि हमने तो 10 बार बुक को पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने 10-10 घंटे रोज़ पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे सिलेक्शन होगा आपका? गलत चीज़ें आप अपना रहे हो। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बकवास नहीं है। कुछ लोगों को लगती होंगी कि ये बकवास ज्ञान है, टाइम बर्बाद है, मत देखिए आप, सच बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, इन चीज़ों पर भी जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम को मैनेज करना, रणनीति कैसे अपनाना, ये चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा मायने रखती हैं आपके लिए। ध्यान देना मेरी बातों पे। भाई गलत दिशा में पढ़ोगे, ये चीज़ें पता नहीं होंगी, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति अपनाना है, कैसे मॉक लगाना है, किस तरीके में करना है, सारी चीज़ें हमें वही पता नहीं होंगी, तो सिलेक्शन के दायरे में हम कभी नहीं आ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो कोशिश करो, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अपनी तैयारी बिंदास चलने दो। एनसीईआरटी करो, उसके अलावा आपको कुछ लग रहा है और भी बुक्स आप पढ़ो। एनसीईआरटी कम से कम 2 बार तो आप करना, 2 बार अच्छे से रीडिंग करना, 3rd टाइम आप रिवीजन करना। कम से कम 3 बार का बोल रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी का सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम 3 टाइम आपको करनी पड़ेगी। जिनको लग रहा है कि भाई एनसीईआरटी, साइंस वालों से मैं बोलता हूँ 11वीं 12वीं का टच करना, मैं बोलता हूँ बाकी अन्य जैसे मैथ वाले तो केवल 10th लेवल पे जाना, और बाकी अन्य विषय 11वीं 12वीं को टच करना, और अलग बुक भी आपको टच करनी पड़ेंगी। जैसे मैं मैथ वालों से भी बोलता हूँ RS अग्रवाल, और कुछ लोग बोलते हैं भैया आप संस्कृत का नहीं बताते, आप हिंदी साहित्य की बुक नहीं बताते, संस्कृत साहित्य की बुक नहीं बताते। और भाई
मुझे ना नॉलेज नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे पास पब्लिकेशंस के फ़ोन आते हैं कि भाई सर आप प्रचार कर दीजिए, आपका कमीशन ये रहेगा। मैं मना कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि इनकी बुक कितनी अच्छी है। मुझे साहित्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बाकी मैं ग्रामर का, लैंग्वेजेस का भी बताता हूँ, मैंने कई बार बताया हुआ है, वहाँ पर जाके देखना। मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, इनकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने करी है और मेहनत भी करी है बहुत अच्छी खासी। तो मुझे इनकी बुक्स के बारे में भी पता रहता है, मुझे इनके कंटेंट के बारे में भी पता रहता है। मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, तो हिंदी साहित्य की बुक नहीं बता सकता। हिंदी ग्रामर की बुक मैंने बताई है, इंग्लिश ग्रामर की बुक मैंने बताई है, कैसे आप पढ़ सकते हो, कई बार बताता रहता हूँ मैं वीडियोज़ में। संस्कृत साहित्य की बुक मुझे नहीं पता, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता रहता तो मैं नहीं बताता। मैं चाहूँ तो किसी भी एक पब्लिकेशन होता है उसकी बुक का प्रचार कर दूँ। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस बुक के बारे में नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी। मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई आने वाले समय में आप बुक भी पढ़ लेना, लेके आ जाना किसी भी पब्लिकेशंस की, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आप को फ़ायदा ही करेगा, लेकिन पहले सही कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद एक्स्ट्रा कंटेंट आप पढ़ते रहना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए हम जो चीज़ें बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो सच बता रहा हूँ, पूरे इंटायर यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा होगा। हम आपको पढ़ने कैसे है वो तो आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ को मैनेज कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, केवल आपको नहीं, मुझे भी डिमोटिवेशन होता है जब हम पढ़ते हैं और कई बार मॉक में नंबर कम आ जाते हैं, लेकिन हम एक ये मान के चलते हैं कि यार अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी 2-3 महीने, आखिरी का 1 महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटे छोटे मॉक लगाओ, नंबर कम आ रहे हैं आने दो, छोड़ो मत उनको। आप अपनी अप्रोच विकसित कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे भागो मत। नंबर कम आ रहे हैं आने दो, धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई भी करते रहो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मैं जो बड़ी बड़ी वीडियोस बना देता हूँ, मेरा टाइम भी बर्बाद जाता है, मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है, मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, बहुत कुछ सिखाने वाला होगा। मैं अभी जैसे कि मैंने दो दिन में मैंने कक्षा 9 और कक्षा 10 की RS अग्रवाल फिनिश करी है। 2 दिन, मतलब 2 दिन नहीं, 2 बुक मैंने फिनिश करी है 5 या 6 दिन में। लगभग 12,000-1200 के समथिंग की बुक आई है। मैं चाहता तो पैसा खर्च करके ना लेता, लेकिन ये बुक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ में, KB में शायद और अच्छा कर पाऊँ, मतलब हेल्प ही मिलेगी मुझे। मतलब मैंने कर ली, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं और हायर लेवल का भी कर सकूं मैं, लेकिन जितना हम कर रहे हैं ना उतना तो हम अच्छे से करें, हमारे हाथ में ये है। तो वही चीज़ें हैं ना, आप ना मेहनत करो, सिलेक्शन होगा। गलत चीज़ों को मत अपनाओ, सही लोगों की बातों को मानो, गलत लोगों पे विश्वास मत करो, सही लोगों पे विश्वास करो, सिलेक्शन होगा। गलत रणनीतियों को मत अपनाओ, गलत लोगों से मत जुड़ो, अच्छे लोगों से जुड़ो, सही रणनीतियों को अपनाओ। यही मंत्रास हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बेसिक बुक्स को पढ़ो, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, NCERT को छोड़ो मत, किसी भी विषय के आप हो, NCERT आपके लिए भगवान हैं। जब आप शिक्षक बनने जा रहे हो, यही बुक्स हैं जो आपको पढ़ानी है। इसके अलावा और बुक्स पढ़नी रहती हैं, उन्हें पढ़ो, लेकिन पहले आप अपना बेसिक मजबूत करो। बेसिक हो गया है, काफ़ी लोगों ने, ऐसे हज़ारों विद्यार्थी हैं जो NCERT फिनिश कर चुके हैं, दूसरी बुक को पढ़ने लगे हैं, मॉक रेगुलर बेस पे लगा रहे हैं, तो उनको अब फ़ायदा हो रहा है। NCERT पढ़ने से बेसिक मजबूत कर ली है, अब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो समझ आती है, भले ही गलत आंसर टिक लग जाए, लेकिन क्लियर हो जाता है कि यार ये गलती कर दी। अब गलतियां जो कर रहे थे उनमें वो सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा सक्सेस क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या प्ले स्टोर पर सर्च करिए सक्सेस क्लासेस। हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी जोड़ देंगे, जहाँ पर आपको बेसिक रणनीतियाँ, कुछ PDFs होती हैं, वो हम आपको सेंड करते रहते हैं, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जो भी रणनीतियां हैं वो आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जो भी मुझे सुन रहा है भाई, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसका सिलेक्शन हो, कैसे भी करके सिलेक्शन हो। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।